हावड़ा और गुवाहाटी के लोगों को खास तोहफा मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी मालदा से दिखाई है। ये ट्रेन हावड़ा से गुवाहाटी के बीच चलेगी। लोग इस ट्रेन के शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और इसी के साथ देश में पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही 4 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी पीएम हरी झंडी दिखाएंगे। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन आधुनिक इंटीरियर के साथ बेहतर यात्रा का अनुभव देती हैं और यात्रियों को इस ट्रेन में आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। न्यू जलपाईगुड़ी अमृत भारत एक्सप्रेस और अलीपुर द्वार मुंबई अमृत भारत एक्सप्रेस, इनको पीएम कल यानी कि 18 जनवरी को हरी झंडी दिखाएंगे। ट्रेन की कुल यात्री क्षमता 1128, इसके 16 कोचेज में से 11 थर्ड एसी कोच, 4 सेकंड एसी कोच और 1 फर्स्ट एसी कोच है। स्लीपर ट्रेन के थर्ड एसी का किराया 2300 तय किया गया है, सेकंड एसी का किराया 3000, फर्स्ट एसी का किराया करीब 3600 है। प्रधानमंत्री ने मालदा में आयोजित एक सार्वजनिक समारोह में 3250 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल एवं सड़क अवसंरचना परियोजनाओं की आधारशिला रखी है और कई परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स हैं और इसके साथ ही बेहतर सस्पेंशन सिस्टम है और वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के कोच वर्ल्ड क्लास कोच हैं। अगर बात किराए की करें तो थर्ड एसी का किराया हावड़ा से गुवाहाटी के बीच 2300 रुपए है, फर्स्ट एसी का 3500 और सेकंड एसी की बात करें तो 3000 रुपए के करीब इसका किराया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इंदौर के भागीरथपुरा पहुंचे और बॉम्बे हॉस्पिटल पहुंचकर उन्होंने दूषित जल से पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इसी दौरान उन्होंने 1-1 लाख रुपए का चेक पीड़ित परिवारों को सौंपा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इंदौर के भागीरथपुरा पहुंचे और बॉम्बे हॉस्पिटल पहुंचकर दूषित जल से पीड़ित मरीजों से मिले। इसके बाद दूषित जल से प्रभावित भागीरथपुरा इलाके में पहुंचे हैं। यहां राहुल गांधी पैदल ही गए। राहुल के साथ दिग्विजय सिंह और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी मौजूद रहे। इसके बाद राहुल गांधी संस्कार गार्डन में पीड़ित परिवारों से मिले और 1-1 लाख रुपए का चेक दिया। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि लोग पानी पीकर मर रहे हैं। साफ पानी प्रदूषण पर नियंत्रण सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार जिम्मेदारी नहीं ले रही है। यहाँ की घटना के लिए कोई तो जिम्मेदार होगा। सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज भी यहाँ साफ पानी नहीं आ रहा है। मैं इनका समर्थन करने आया हूँ। ये राजनीति नहीं, मैं नेता विपक्ष के तौर पर इनका मुद्दा उठाने और मदद करने आया हूँ। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव का ये कहना है कि राहुल गांधी इंदौर राजनीतिक रोटियां सेकने आए हैं, क्योंकि घटना के 15 दिन बाद इंदौर आना ये दर्शाता है कि राहुल गांधी को इस पूरे मामले से कोई भी सहानुभूति नहीं है और वो राजनीतिक रोटियां सेकने इंदौर आए हैं। जनता सब जानती है। दिल्ली के सियासत में नेता प्रतिपक्ष आतिशी के वीडियो पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। इससे पहले पंजाब पुलिस की फोरेंसिक जांच में वीडियो के साथ छेड़छाड़ की बात कही गई थी। अब दिल्ली पुलिस की तरफ से आई वीडियो में मामले को और पेचीदा बना दिया है। गुरु की बेअदबी पर दिल्ली में सियासी संग्राम जारी है। आज बीजेपी ने दिल्ली में कराई गई फोरेंसिक रिपोर्ट को सामने रखा। इस दौरान दिल्ली विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि दिल्ली में कराई गई फोरेंसिक रिपोर्ट में ये साफ है कि आतिशी के वीडियो से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है और इसी के साथ पंजाब पुलिस की फोरेंसिक रिपोर्ट गलत बताई और कहा इस पूरे मामले में बीजेपी सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठ पर झूठ बोलती जा रही है। दिल्ली में कराई गई फोरेंसिक रिपोर्ट के जरिए बीजेपी केवल गुमराह कर रही है। फोरेंसिक रिपोर्ट में आधा सच बताया गया है, जो कि बहुत खतरनाक होता है। सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि पंजाब पुलिस की फोरेंसिक रिपोर्ट ने साफ कहा कि गुरु शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ और दिल्ली की रिपोर्ट ने भी वही बात घुमा फिरा कर कही है। भारद्वाज ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार या केंद्र के अफसरों पर दबाव बनाकर रिपोर्ट लाई गई। रिपोर्ट में ये नहीं कहा गया कि गुरु शब्द बोला गया, क्या शब्द बोले गए आतिशी द्वारा। फोरेंसिक रिपोर्ट इस पर चुप है। बीजेपी आधे सच से अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रही है। आप राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने कहा कि बीजेपी झूठ का प्रचार पिछले दिनों से कर रही है, इसलिए कर रही है, दंगे भड़काने का काम कर रही है। जिसने दंगे किए जानबूझकर किया है, उसको संरक्षण बीजेपी देती है। विजेंद्र गुप्ता ने विधानसभा की मर्यादा को भंग किया। उन्होंने एक ऐसी रिपोर्ट जिसको सार्वजनिक किया, उस रिपोर्ट के आधार पर पूरी राजनीति कर गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना आदेश सुना गए जज के तौर पर, जैसे हम ही जज हैं। विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि विपक्ष की मांग पर वीडियो को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया था। रिपोर्ट के मुताबिक
वीडियो में कोई टैपरिंग नहीं की गई। ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर ने सीएम भगवंत मान के साथ की मुलाकात। दोनों के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए मिलाया हाथ। प्रीमियर ने कहा, हम पंजाब के साथ रिश्तों को और मजबूत करने के इच्छुक हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कनाडा, विशेष रूप से ब्रिटिश कोलंबिया के साथ व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि आपसी सहयोग का विस्तार हो सके और दोनों क्षेत्रों के व्यवसायों व लोगों को अधिकतम लाभ मिल सके। ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर डेविड एबी से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, कनाडा हमेशा भारत और पंजाब के लिए एक मजबूत साझेदार रहा है और हम इस रिश्ते की दिल से सराहना करते हैं। हम कनाडा और पंजाब के बीच मजबूत व्यापारिक और निवेश संबंधी की प्रशंसा करते हैं और इस साझेदारी को और आगे बढ़ाने की उम्मीद रखते हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पंजाब एग्रो प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, उपकरण, IT सेवाओं और नवीनीकरण ऊर्जा में अग्रणी है। मजबूत बुनियादी ढांचे और अंग्रेजी भाषा में दक्ष कुशल कार्यबल के साथ पंजाब कनाडाई निवेशकों के लिए एक आदर्श गंतव्य के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि बिजनेस करने के मामले में पंजाब देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कनाडाई प्रतिनिधि मंडलों को 13 से 15 मार्च 2026 तक पलाक्षा यूनिवर्सिटी मोहाली में होने वाले पंजाब निवेशक सम्मेलन में भाग लेने के लिए सादर आमंत्रित किया है। कैमरा पर्सन रविंदर के साथ विजय वोरा, हिंदी खबर, चंडीगढ़। इस साल गणतंत्र दिवस की परेड में राष्ट्रीय गीत के 150 साल पूरे होने के लिए जश्न मनाया जाएगा। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि परेड के लिए इसके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। 19 से 26 जनवरी तक 120 से अधिक शहरों में लगभग 235 जगहों पर सेना और CRPF के ओर से वंदे मातरम की थीम पर आधारित बैंड प्रस्तुतियां दी जाएंगी। परेड के लिए कर्तव्य पथ पर बनाई गई दीर्घाओं का नाम नदियों के नाम पर रखा जाएगा और इनमें पुराने चित्र लगाए जाएंगे जिन पर राष्ट्रीय गीत की शुरुआती पंक्तियां अंकित होंगी। मुख्य मंच पर फूलों से बनाई गई कलाकृतियों के जरिए वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। साथ ही मंच के सामने पुष्पांजलि वंदे मातरम की थीम पर आधारित होगी। RDP 2026 के निमंत्रण कार्ड टिकट वंदे मातरम की थीम पर आधारित हैं। कर्तव्य पथ पर स्क्रीन पर वंदे मातरम से संबंधित वीडियो भी दिखाए जाएंगे। साथ ही स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम और समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत की व्यापक थीम पर झांकियां प्रस्तुत की जाएंगी। RDC 2026 में कुल 18 परेड टुकड़ियां और 13 बैंड भाग लेंगे। फ्लाई पास्ट में राफेल SU-30, P-8I, C-295, MiG-29, अपाचे LCH, ALH और MiG-17 विमानों को विभिन्न संरचनाओं में प्रदर्शित किया जाएगा। परेड का एक और मुख्य आकर्षण वायु सेना द्वारा प्रस्तुत पूर्व सैनिकों की झांकी होगी। यह झांकी राष्ट्र के लिए पूर्व सैनिकों को योगदान की झलक दिखाएगी। वहीं यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियोन गणतंत्र दिवस परेड 2026 के मुख्य अतिथि होंगे। RDC 2026 के साक्षी बनने के लिए समाज के सभी वर्गों के लगभग 10,000 लोगों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। मैं अपने सहयोगी दीपक के साथ विकास यादव, हिंदी खबर, दिल्ली। ईरान में पिछले 15 दिनों से जारी हिंसा और व्यापक विरोध प्रदर्शनों के चलते हालत बेहद चिंताजनक हो गए हैं। इस बीच सुरक्षा स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है, जिसे देखते हुए भारत सरकार ईरान में फंसे अपने नागरिकों को निकाल रही है। ईरान में जारी व्यापक सरकार विरोधी प्रदर्शनों, हजारों मौतों और अमेरिकी सैन्य धमकी के बीच भारत ने अपने नागरिकों की सुरक्षा वापसी के लिए बड़े पैमाने पर निकासी अभियान की तैयारी कर ली है। देर रात पहले बैच के भारतीय नागरिकों को विशेष उड़ान से तेहरान से दिल्ली लाया गया। इस दौरान इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर उनको लेने के लिए अमरोहा, संभल और बिजनौर के परिजन लेने पहुंचे थे। ईरान से लौटे एक यात्री ने कहा, हमारी फैमिली जियारत के लिए तेहरान गई हुई थी। वहां पर उपद्रव मचा रहे हैं, लेकिन हमें कोई डर नहीं है। वहां ईरानी कोई हंगामा नहीं कर रहे हैं, बल्कि बाहरी लोग हैं जो इस तरह का बवाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हमारी लोगों से बात हुई है, वो सभी सुरक्षित हैं। सरकार का शुक्रिया जिन्होंने वहां तक फंसे हुए लोगों को निकाला। दूतावास पर भारतीयों की मदद पूरी तरीके से की जा रही है। यात्रियों ने बताया कि फिलहाल ईरान में माहौल शांत है, लेकिन जैसा मीडिया में दिखाया जा रहा है वैसा ही प्रोटेस्ट हो रहा है। वहां दो पार्टी हैं,
एक प्रदर्शन वाली रजा पेहलवी की पार्टी और दूसरी खामनेई की पार्टी है। आपको बता दें कि ईरान में हालात दिन पर दिन खराब हो रहे हैं। इंटरनेट सेवा पूरी तरीके से बंद है। 2 से 3 दिन में इंटरनेट सेवा पूरी तरह से चालू हो जाएगी। इस दौरान ISD कॉल भी पूरी तरीके से बंद थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सिंगल दिलनूर को धमकी दी है, जिसमें 10 करोड़ रुपए की जबरन उगाई मांगी गई है। ये धमकी बी प्राक को भेजे गए मैसेज के माध्यम से दी गई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने धमकी में कहा कि बी प्राक को मैसेज दे देना, 10 करोड़ रुपए चाहिए, तेरे पास 1 हफ्ते का टाइम है, जिस भी कंट्री में चला जा, आसपास का कोई भी मिल गया नुकसान कर देंगे, इसको फेक कॉल मत समझना, मिल के चला तो ठीक, नहीं तो उसके बोल मिट्टी में मिला देंगे। ये ऑडियो रिकॉर्डिंग पंजाबी सिंगर दिलनूर को 6 जनवरी की दोपहर भेजी गई। इसके पहले दिलनूर को 5 जनवरी को 2 बार कॉल किया गया, लेकिन दिलनूर ने कॉल नहीं उठाया। 6 जनवरी को भी विदेश के नंबर से कॉल किया गया। दिलनूर की शिकायत के मुताबिक उसने कॉल नहीं उठाई, लेकिन बात जब अजीब लगी तो उसने कॉल कट कर दिया, जिसके बाद दिलनूर को वॉइस मैसेज भेजा गया। नए साल की शुरुआत ही लॉरेंस गैंग ने रोहिणी में 5 राउंड गोली चलाकर की थी, जब एक व्यापारी के घर के बाहर शाम 6 बजे 25 राउंड गोली चलाई गई थी। उसके बाद पश्चिम बिहार में जिम और पूर्वी दिल्ली में व्यापारी को टारगेट किया गया। मोड्स ऑपरेटिंग सेम, पहले फोन पर धमकी, फिर घर के बाहर गोली चलाना। हालांकि दिल्ली पुलिस ने 2 वारदातों में शामिल बदमाशों को इनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। मशहूर बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकियां मिली थी। उनके घर पर 14 अप्रैल 2024 को हमला हुआ था। वहीं भोजपुरी स्टार पवन सिंह को 7 सितंबर 2025 को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकियां मिली थी। यूपी के फतेहपुर में एक देवर ने भाभी और उसकी दोस्त की चाकू से हत्या कर दी है। हत्या के बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद में शुक्रवार शाम थाना थरीगांव क्षेत्र के गांव हसवा में उस समय सनसनी फैल गई जब यहां एक युवक दिलदार ने अवैध संबंधों के शक में अपनी भाभी जिक्रा परवीन और दोस्त फैजान की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। बीच बचाव करने आई बहन मन्नू को भी चाकू मारकर अधमरी हालत में छोड़ दिया। चीख पुकार सुन आसपास पड़ोसी लोग दौड़े और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तीनों को अस्पताल भेजा, जिसमें युवक और भाभी की मौत हो चुकी थी, जबकि बहन की हालत को गंभीर देखते हुए कानपुर सेंटर रेफर कर दिया गया। हत्या के बाद आरोपी दिलदार खुद ही पुलिस चौकी पहुंचा और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जबकि गांव में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात है। जानकारी के मुताबिक हसवा निवासी दिलदार ने अपनी पड़ोसी और दोस्त फैजान को बुलाया और जंगल में ले गया, जहां चाकुओं से ताबड़तोड़ उस पर गले और पेट पर वार कर मौत के घाट उतार दिया। फतेहपुर एसपी अनूप सिंह ने बताया कि शुरुआती जांच में यह आया है कि आरोपी को शक था कि उसके भाभी और फैजान के बीच नाजायज संबंध थे, जिसकी वजह से उसने दोनों की हत्या कर दी।